नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है और आपका आज इस वेबिनार में, पेशेंट अवेयरनेस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कैंसर अवेयरनेस सेमिनार ये डेट जो है 4 फेब, ये पूरे वर्ल्ड में कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। तो आज हम इस वेबिनार में, एक मौका है हमारे पास कि आज हम सब मिलके इस चीज को समझें थोड़ा। कैंसर इटसेल्फ अपने आप में ही एक बहुत ही भयावह बीमारी है और हम सब जानते हैं इसके दुष्परिणामों के बारे में, और हमें पता है कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स कितना खराब होता है। तो आज का जो सेशन है बेसिकली, ये हम तीसरा सेशन कर रहे हैं। हर साल इस दिन पे हम सेशन करते हैं। ये मेरा थर्ड सेशन है और पहले के भी कुछ सेशंस हैं पहले के, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे पेशेंट टेस्टिमनी किए हुए हैं। बट आज का जो सेशन है वो बेसिकली मैं एक मौका लेना चाहता हूँ अपने, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं यहाँ पे, जो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स आज अटेंड कर रहे हैं, मैं एक मौका लेना चाहता हूँ यहाँ पे ये चीज़ बताने के लिए कि हम सब कैसे अपने बीमारियों के बारे में सोचें। और कुछ बीमारियों की बात है, जो बॉडी है हमारी, उसको उसको समझना, उसका एक खुद का एक साइंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो हमारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी और हमको वो सारे इफेक्ट्स अपने को मतलब हमको दिक्कत होगी। तो आज ये प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से, कि बीमारी हमको क्यों आती है और कैंसर स्पेशली है। बट कैंसर को लेके बेस बना के हम पूरा बीमारी को समझेंगे और हमारी जो हेल्थ है उसको कैसे हम अच्छा रख सकें, है नेचुरली कैसे हम रख सकें अपने आप को, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो लेट्स गो डायरेक्ट टू द पीपीटी। सो वेलकम यू ऑल। आज हम बात कर रहे हैं कैंसर। कैंसर कोई अक्यूट बीमारी है नहीं, ये क्रॉनिक डिजीज है। सो क्रॉनिक डिजीज के छत्र छाया में, मतलब जो अम्ब्रेला है, छत्र है, उसका जो रेंज है, उसके रेंज में ये बीमारी आती है। ऐसी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस हैं। तो ये जो बीमारियां हमको होती हैं, पहला सवाल तो ये है कि इसका बहुमूल्य कारण क्या है। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, बट मैं कैंसर को इस वक्त थोड़ा साइड में रख के पूरा क्रॉनिक डिजीज जो है, हम जो सफर करते हैं, ह्यूमन जनरेशन जो सफर करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये कुछ मैंने नंबर्स डाले हैं, स्लाइड पे आप देख सकते हो। जितनी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ऐसा कहते हैं कि 33% लाइफस्टाइल या हैबिट है। ये जो भी बात आज हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे होम्योपैथिक फिलॉसफी के हिसाब से है और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से 33% लाइफस्टाइल और हैबिट की वजह से आती है। 33% बाकी जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड या आइट्रोजेनिक डिजीज बोलते हैं, ड्रग्स जो हम खाते हैं उसकी वजह से आती है। और 33% बाकी जो है वो आपका रियल क्रॉनिक डिजीज है। तो अगर आप देखेंगे मोटा मोटी इसमें, तो रियल जो बीमारियां हैं, रियल क्रॉनिक डिजीज, वो सिर्फ 1/3 है। बाकी जो 2/3 है वो या तो हमारे ड्रग्स, जो हम अननेसेसरी मेडिकेशंस करते हैं, वो एक रीजन है, या तो फिर जो लाइफस्टाइल या हैबिट है हमारी, उसके वो रीजन है। जब कोई भी बीमारी हमको आती है या हमारे फैमिली मेंबर सफर करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि वाई मी, मुझे क्यों ये बीमारी आई। उसका आंसर हम ढूंढेंगे आज। बीमारियों के बारे में बात करने से पहले आपको ये चीज समझना होगा कि बीमारी तो बाद में आती है, उसके पहले हेल्थ आता है। और हेल्थ के बाद बीमारी आती है। मगर ये हेल्दी इंसान रहता कैसे, कैसे इंसान इतने टाइम तक हेल्दी रहता है, बीमार होता है फिर हेल्दी हो जाता है, ऐसा क्या है। हीलिंग एनर्जी हमारे सबके अंदर, हीलिंग एनर्जी है। और ये हीलिंग एनर्जी, आप इसको जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। ये हीलिंग एनर्जी जो है वो एक्चुअली में इंसान को जिंदा रखती है और उसको हेल्दी रखती है। मैं कई बार अपने पेशेंट्स को पूछता हूँ या दोस्तों को पूछता हूँ, हु इज योर बेस्ट डॉक्टर। द बेस्ट डॉक्टर आपके अंदर है। ये जो ईश्वर ने, ये जो एनवायरनमेंट ने, मदर नेचर ने जो एक तत्व हमारे अंदर डाला है, एक एनर्जी जो हमारे अंदर डाली है, जो हमें हमेशा जिंदा रखती है, हमें हेल्दी रखती है,
वही आपका बेस्ट डॉक्टर। तो आपका बेस्ट डॉक्टर, आपका जो इम्यून सिस्टम है, बेस्ट डॉक्टर है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसके पास सब कुछ है आपको जिंदा रखने के लिए, सोच समझ सब कुछ वो आपके अंदर है। मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर विद इन, फोर्स विद इन। और आज हम इस सेशन में इसी चीज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमारे होम्योपैथिक लैंग्वेज में हम इसे वाइटल फोर्स कहते हैं। कुछ नाम देंगे तब समझ में आता है ना, कुछ ना कुछ नाम चीन करना पड़ता है। तो हमारे होम्योपैथिक फिलॉसफी में ये जो एनर्जी है जो हमारे अंदर रहती है, हमें हमेशा हेल्दी रखती है, बचा के रखती है, इसे हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं। तो अब मैं जब आगे बात करूंगा तो मैं वाइटल फोर्स का ये वर्ड कई बार यूज करूंगा। जब जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा आप ये समझिए कि मैं आपकी जो अंदर की हीलिंग पावर है उसके बारे में बात कर। बीमारियों के बारे में बात करने से पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि यार ये जो लाइफ में कोई रूल्स है ना, देखो हर जगह लॉ है। लॉ है तो लॉ, लाइफ का भी एक लॉ है। मतलब आपको हेल्दी रखना और आपको जिंदा रखना, उसका भी नेचर का एक लॉ है। तो ये जो डॉक्टर इनसाइड मैंने बात करी, और जो एक वाइटल फोर्स की हमने बात की, एक एनर्जी की बात की जो आपको हमेशा हेल्दी रखता है, वो हेल्दी रखता कैसे है? कैसे मुझे पता चले कि वो काम कर रहा है? कैसे मुझे उसके सिग्नल्स समझ में आए? वो एक प्रिंसिपल के साथ चलता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ लाइफ। और आज ये लॉ ऑफ लाइफ, ये जो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, इसको समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। विद इन आउटवर्ड्स मतलब अंदर से बाहर। जब जब बीमारियां बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, जब कोई कोई बीमार होता है और जब हम उसे दवाइयां देते हैं, बीमारियां ठीक कैसे होती हैं? विद इन आउटवर्ड्स, अंदर से बाहर, अबव डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे। कई बार हमने देखा है जब पेशेंट बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज लेके आता है, मल्टीपल चीजें, तो हमने देखा है अंदर से बाहर, मतलब अंदर का जो ऑर्गन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपका बाहर का जो स्किन है। तो स्किन, किसी को स्किन का बीमारी है, उसी के साथ उसको लिवर भी अफेक्टेड है, तो पहले उसका लिवर ठीक होगा, उसके बाद बाहर का जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मतलब मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ आता है। सो बॉडी भी हमेशा इसी हिसाब से आपको प्रिवेंट करती है। इसका उल्टा समझिए कि बॉडी के लिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सो बॉडी के लिए स्किन और लिवर दोनों की बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है? डेफिनेटली वो लिवर है। तो जब उसको डिजीज आएगा, अटैक होगा, और उसको बीमारी को कहीं डायरेक्ट करना होगा, अगर बॉडी हेल्दी है तो आपके लिवर को बचा के रखेगी और वो स्किन के ऊपर बीमारी देगी, या तो सुपरफिशियली कोई और ऑर्गन के ऊपर बीमारी देगी। इसी तरह से ये बिजनेस पूरा चलता है, जो अंदर का मैकेनिज्म है वो चलता है अबव डाउनवर्ड्स। कई बार देखा है जब ठीक होता है पेशेंट, तो ऊपर से, पहले ऊपर से ठीक होता है, नीचे नीचे नीचे, जैसे सोरियासिस है, स्किन एलिमेंट्स है, ऊपर से नीचे नीचे जाके फिर वो बीमारी ठीक होती है। लाइफ बाहर नहीं है, लाइफ इज विद इन नॉट विदाउट। अंदर है, जिंदगी अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये सेंटेंस का क्या मतलब है? कि जो हमको दिखता है ना, वो एक्चुअली में बीमारी नहीं होता है। डिजीज इज विद इन नॉट ऑन द सरफेस। हम बीमारी को कैसे जानते हैं? हमें जब कुछ दिखता है हम तब बोलते हैं कि यार बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल कैंसर भी है। कैंसर डायग्नोस कैसे होता है? माइक्रोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं तो माइक्रोस्कोप में या स्कैन में दिखता है, मगर वो एक नंबर है, एक स्ट्रक्चर बनने के बाद, वो बैक्टीरिया उतने बनने के बाद, वो सेल उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होने के बाद वो दिखने लगता है। तो उसका एक नंबर है। हमारा लिमिटेशन है, हमारे आंखों का लिमिटेशन है, स्कैन का लिमिटेशन है, माइक्रोस्कोप का लिमिटेशन है, उसके आगे भी तो है, ब्रेकडाउन होता है। तो कई बार बीमारी बहुत पहले होती है, डायग्नोसिस होने के पहले या फिर इवन दिखने के पहले से। कई बार कोई कहता है कि मुझे यहाँ ट्यूमर आया, अभी 4 महीने हुए मुझे ट्यूमर ये दिखने लगा, समझ में आया। पर हो सकता है कि ये ट्यूमर 4 महीने दिख रहा है, मगर ये बीमारी आज की नहीं है, 4 महीने की नहीं है, ये बहुत पीछे की है। हो सकता है 2 साल 3 साल से ये बीमारी पनप रही हो और धीरे 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 ये बीमारी बाहर आई है। तो ट्यूमर अगर दिख रहा है किसी को, अगर डायग्नोसिस हुआ तो ही वो बीमार है, ऐसा नहीं है।
डायग्नोसिस के पहले क्या हुआ वो जानना और समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। डिजीज क्या है? डिजीज सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। जैसे किसी को हेयर फॉल होता है, किसी को सी टंग होता है, किसी को पानी आता है नाक से, वो एक एक्सप्रेशन है जो दिखता है। मगर एक्चुअली में भयावह तो वो है जो दिखता नहीं है, जो इनविजिबल है। और ये जो इनविजिबल है, मतलब जो दिखता नहीं है, क्योंकि देखो आज आपको फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी लेडी को ब्रेस्ट में ट्यूमर आता है, तो जब ट्यूमर आएगा तो हम सोचेंगे अरे बीमारी आ गई, अब इसका इलाज करो। और वो ट्यूमर आने के पहले भी तो कुछ प्रक्रिया घटी होगी, कुछ रिएक्शंस घटे होंगे, कुछ केमिकल चेंजेस हुए होंगे, कुछ इमोशनल चेंजेस हुए होंगे, कुछ लाइफ फोर्स में चेंजेस हुए होंगे। क्योंकि बॉडी पूरा कोशिश करता है, आपका जो डॉक्टर है इनसाइड वाइटल फोर्स, वो पूरी कोशिश करता है कि आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाए, आपकी हेल्थ की रक्षा करे। तो उसके पहले जो बहुत कुछ होता है उसे हम कहते हैं इनविजिबल। और ये इनविजिबल इनविजिबल जो पावर है, इनविजिबल जो फोर्स है, जो विजिबल चीजें जो दिखती हैं, जो बीमारी पैदा करती हैं, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, सो होम्योपैथिक मेडिसिन इसी को ढूंढने के पीछे रहती है। इसीलिए आपका होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज्यादा बात करता है, आपसे बहुत ज्यादा पूछता है सवाल। और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा बीमारी तो ये है, बड़ी बीमारी छोड़ के सब कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बीमारी तो देख रहे हैं और वो ये ढूंढना चाह रहे हैं कि इस बीमारी के पीछे क्या है। उस बीमारी का कारण ढूंढना चाह रहे हैं जो कहीं भी दिखता नहीं है। वो कैसे दिखेगा उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। एक वर्ड है सप्रेशन। अगर आप समझ रहे हैं सप्रेशन मतलब क्या होता है, कि ये जो लॉ है ना, बॉडी हमेशा ऐसे ही फाइट करता है। बॉडी ऐसे ही होता है जैसे कि वो हमेशा चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे डिस्चार्ज आएगा नाक से, हेडेक होगा, कान से डिस्चार्ज आएगा, अबाउट डाउनवर्ड्स होगा, अंदर की बीमारी बाहर आएगी, मगर हम सप्रेस करते हैं, हम कई बार उसको रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर एक बीमारी का प्रवाह जा रहा है ईस्ट में, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं और अंदर घुसा देते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, सर्दी हमको होती है, सर्दी हो रही है, अच्छी बात है, ठीक है, बीमारी है, दवा लेनी चाहिए। बट जैसे सर्दी होती है हम तुरंत सिट्रिजिन खा लेते हैं या कोई दवा खा लेते हैं एंटीहिस्टामिनिक, जिससे वो पूरा नेजल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। तो आपने क्या किया, आपको लगता है बीमारी ठीक हो गई, और बीमारी ठीक नहीं होती है। वो तो आपने एक रास्ता उसका ब्लॉक कर दिया। वो बीमारी अंदर जाएगी, क्योंकि बीमारी एक एनर्जी है, वो अंदर जाएगी और कहीं और ढूंढेगी, कोई और रास्ता ढूंढेगी, कोई और रास्ता ढूंढेगी। वहां भी आप ब्लॉक करोगे, पेन किलर खाओगे, वो दूसरी जगह से निकलेगी, उसको एंटीबायोटिक खाओगे। फिर धीरे धीरे वो कुछ ऑर्गन्स आपका ढूंढेगी और कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन में जाके सेटल्ड हो जाएगी। इसे कहते हैं सप्रेशन। और ये हमारे जो लॉ है, लॉ ऑफ लाइफ, उसके अगेंस्ट काम करता है। और कई बार देखा गया कि ये सप्रेशन की वजह से ही बीमारियां पैदा होती हैं। और कैंसर भी बीमारी ही है, क्रॉनिक डिजीज ही है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में कैंसर को सिर्फ कैंसर जैसे नहीं देखता, कैंसर को एक बीमारी, एक क्रॉनिक डिजीज की तरह ही देखता हूँ। और जो काम मैं बाकी क्रॉनिक डिजीज में करता हूँ, जो कारण ढूंढने की कोशिश में करता हूँ, सेम कारण मैं कैंसर पेशेंट में भी करता हूँ। और इसी तरह से होम्योपैथी काम करती है। सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा सप्रेशन किस प्रकार से होता है, तो पहला है डिस्चार्जेस। आप सोच के देखिए कितना डिस्चार्जेस है जो हमने सप्रेस किया है। नाक से पानी आना, कान से मवाज गिरना, कई बार स्वेटिंग होना, राइट, कई बार डायरियाज जो होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, ब्लीडिंग होता है, कई बार स्किन से जो कुछ चीजें निकल रही होती हैं। ये डिस्चार्जेस जो हम रोक देते हैं, ये बहुत गलत है। क्यों गलत है? हमारी होम्योपैथिक फिलॉसफी जो हमें समझाती है बीमारी के बारे में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। समझो कि मैं बाहर गया और मैं थक गया, बहुत काम किया, 3-4 दिन से नींद नहीं हो रही मेरी पूरी, फिर भी मैंने एक्सर्शन करा, धूप में गया, पानी पिया, ठंडा गर्म हुआ, और मुझे सर्दी हो गई। तो मुझे सर्दी क्यों हुई? क्योंकि मेरा शरीर कमजोर पड़ा और मेरे वाइटल फोर्स, मेरे एनर्जी ने वो बीमारी बाहर निकाल दी। हो सकता है कि वो ठंडा पानी पीने से या कुछ करने से मुझे कोई, मेरा लीवर डैमेज हो सकता था, किडनी पे असर हो सकता है, इंटेस्टाइन स्टमक पे असर हो सकता था। बट मेरी बॉडी हेल्दी है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो उसने सर्दी प्रोड्यूस की। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, वो एक सिग्नल दे रहा है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम आराम करो, रेस्ट करो, गर्म पानी पियो, स्टीम लो,
स्ट्रेस मत लो, एक नॉर्मल जिंदगी जियो। मगर हम क्या करते हैं, हम एंटीहिस्टामिनिक खाते हैं, लोमोटिल खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा काम पे मत निकलो, बट जब तक आप अपनी बॉडी को नहीं सुनोगे, अगर आप अपनी बॉडी को नहीं सुनोगे लंबे समय तक, तो एक दिन आप बीमारी के चंगुल में जरूर फंसेंगे। एक्सटीरियर मैनिफेस्टेशंस कई बार, जैसे कि हमारे स्किन में बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉट्स होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, जो हमारे चेहरे पे होती है, मस्से हो जाते हैं। कई लोगों को मस्से अच्छे नहीं लगते तो वो आते जाते हैं और उसको कॉटराइज करा लेते हैं। मस्सा आया क्यों? सोच के देखिए, मस्सा आया क्यों? मस्सा भी एक बॉडी का मैकेनिज्म है, जो इंटरनल कुछ अंदर गड़बड़ होती है तो शरीर पे वो फेंकता है बीमारी। क्योंकि वाइटल फोर्स के लिए स्किन जो है ना, स्किन वो सबसे यूजलेस ऑर्गन है। जब जब स्किन पे कोई चीज आती है, इसका मतलब है कि वो अंदर पेशेंट बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और हमने कई बार ऐसा देखा है, आपने भी बहुत बार देखा होगा, किसी को एक्जिमा या स्किन इरप्शन होता है, वो उसको ऑइंटमेंट लगाते हैं, उसके बाद सांस फूलने लगती है, फिर सांस ठीक होता है, फिर स्किन पे आ जाता है, फिर स्किन को दबाते हैं, फिर इसमें आ जाता है, ऐसे चलता है। ट्यूमर है, किसी को स्वेलिंग आ गई, उसको आप काट के निकाल देते हो, तो आपको लगता है कि बीमारी चली गई। सच में वो ट्यूमर तो एक तरीका था, मैनिफेस्टेशन करने का तरीका था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, पेन, हमने जब मेडिकल में पढ़ाई कर रहे थे तो हमको सिखाया गया था, हमने सीखा था किताबों से, लेक्चर से, कि पेन जो है ना, पेन कोई बीमारी नहीं है, बुखार कोई बीमारी नहीं है। क्या है वो एक सिग्नल है। जैसे कि कहीं पे अगर कोई जैसे कि अगर समझो कहीं चोरी होती है, अलार्म बजता है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने जाके वहां चोर को रोकना चाहिए ना। हम क्या करते हैं, समझो हम जाके वहां पे, हम जाके अलार्म ही बंद कर दें, नहीं नहीं अलार्म बंद करो यार, कोई नहीं, तो चोरी तो होगी, नुकसान तो होगा। सेम काम ये होता है, अलार्म बंद करना है मगर उसके साथ चोर को भी देखना जरूरी है, जो नुकसान कर रहा है उसको भी देखना जरूरी है। हमारे शरीर में भी ऐसे ही होता है। जैसे कि किसी को दांत का दर्द हुआ, तो दर्द हुआ तो अब वो सिर्फ पेन किलर, एक पेन किलर खाता रहेगा, खाता रहेगा, नहीं नहीं पेन किलर खा रहा हूं मैं ठीक हूँ, पेन किलर खा रहा हूं मैं ठीक हूँ। हो सकता है एक लेवल के बाद पेन कम हो जाएगा, मगर अब अंदर का अंदर सड़न पैदा होते होते हो सकता है अंदर पूरा सड़ जाए। तो पेन क्या था? पेन बीमारी नहीं थी, पेन एक सिग्नल था। तो पेन के पीछे क्या है वो देखना और समझना बहुत जरूरी है। पेन को तो एड्रेस करना है, बट उसके साथ पीछे क्या हो रहा है, कई बार हम ये चीज भूल जाते हैं। बुखार है, बुखार आता है, मैंने कई बार ये बोला है कि हम क्रोसिन चना कुरमुरे की तरह खाते हैं। हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम शायद सब कुछ भूल जाएं, बट डोलो नहीं भूलते, पैरासिटामोल नहीं भूलते, क्योंकि फीवर से हम इतना डरते हैं, हमको लगता है बुखार आ गया, बुखार आ गया। मैंने अपने सारे पेशेंट्स को बोला है 102 के ऊपर अगर फीवर गया तो ही आप कुछ खाएंगे, नहीं तो बेसिक, मैंने एक वीडियो भी उसके लिए बनाया हुआ है फीवर के ऊपर। तो फीवर क्या है? फीवर भी एक एक्सप्रेशन है, बीमारी नहीं है। तो ये सब चीजें जब होती हैं कई बार पास्ट में, तो बॉडी है ना लास्ट मोमेंट तक फाइट करती है। और कई बार ये सब सप्रेशंस होते हैं, हमने देखा है बहुत सारे हमारे केसेस में। मैंने खुद पर्सनल कैंसर केसेस जो मैं एनालाइज करता रहता हूँ, ऐसे कई बार देखा है कि पीछे में टाइफॉइड हुआ था, पीछे में एसिडिटी हुई थी, पीछे में कोई मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट था, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और तुरंत उसको बंद किया गया, या फिर यूट्रस को कंप्लीटली उसको एबॉलिश कर दिया, निकाल दिया डॉक्टर ने पूरी तरह से, ऑपरेशन कर दिया। ये सब जो एग्रेसिव मैनेजमेंट है, उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत समझ बूझ के करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब चीजें अच्छी नहीं है, जरूरी है, वो सेटअप्स भी जरूरी है, बट कहीं ना कहीं हमें अपने शरीर को समझना बहुत जरूरी है। तो स्किन की बात मैं कर चुका हूँ। ड्रग्स, ड्रग्स और टॉक्सिन्स, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका दुष्परिणाम बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे मैंने पैरासीटामोल का बात किया, वो तो छोटी दवाई है, इजीली मिल जाती है, पर उसके भी आप जाके अगर नुकसान पड़ेंगे तो कितना नुकसान है। तो ड्रग्स, कई लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ड्रग्स पे, कुछ हुआ ड्रग्स खा लिया, ड्रग्स मतलब दवाई खा ली, दवा खा ली। कोई भी दवाई जिसमें हाई टॉक्सिन्स है, मतलब हाई मटेरियल डोज है, चाहे वो कोई भी पैथी से हो, वो नुकसानदायक है।
और आज मैं यहाँ पे इस मंच से एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब दवाइयों की बात कर रहा हूं मैं, दवाइयां नुकसान करती हैं, तो होम्योपैथी की दवाइयां भी नुकसान कर सकती हैं। कई बार लोगों को लगता है होम्योपैथी से साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा कौन सा बीमारी जिसका इफेक्ट होगा और साइड इफेक्ट नहीं होगा? तो गलत प्रोडक्ट मत लेना। जाके कोई भी 10-10 दवाई दे रहा है उसको मत लेना। होम्योपैथी का एक सिद्धांत है, आपने एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर पकड़ना चाहिए और उनके साथ बैठ के अपनी सारी दिक्कतों का सामना करना चाहिए, ताकि वो आपका पूरा केस स्टडी करके बता सके। गलत दवाइयां देने से भी कई बार नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अब इस संदर्भ में हमें क्या समझना है, जैसे कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है, तो मैं सबसे ज्यादा जो ध्यान रखता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ वो है उसका इवोल्यूशन ऑफ डिजीज। इवोल्यूशन ऑफ डिजीज का क्या मतलब है कि आज, जैसे कि समझो आज मुझे एक ट्यूमर दिख रहा है। आज मेरे पास एक लेडी आई, उसका ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो मैं ट्यूमर को तो देखूंगा, उसका सिम्टम्स लूंगा, इलाज करूंगा, मगर मैं पीछे जाऊंगा। समझो आज वो लेडी है 45 ईयर्स की, आज उसको ब्रेस्ट में ट्यूमर है, पर उसके पहले क्या हुआ, वो सारी चीजों को मुझे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं समझूंगा नहीं सारी चीजें पीछे क्या हुआ है, मैं आज जो दिख रहा है मुझे वो सच नहीं है। मैंने पहले कहा, जो आज दिख रहा है वो विजिबल, ट्यूमर विजिबल है, और उसके पीछे जो इनविजिबल था मुझे उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि डिजीज विजिबल है, राइट? जो कारण होता है ना, कई बार वो इनविजिबल होता है, वो दिखता नहीं हम, और वो कारण को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स सबसे ज्यादा आपके पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं। जैसे हम कई बार पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, मैं पेशेंट्स, कई बार पेशेंट्स बहुत शॉक हो जाते हैं, सर मेरे को तो हेडेक है, आप, या मुझे तो सी इसोफेगस है, सर मुझे तो यूट्रस में ट्यूमर है, उसके बारे में पूछिए। वो तो पूछेंगे, बट हम पूछते हैं उनको बचपन से बताओ, जब तक याद है तब तक बताओ, क्या क्या बीमारियां हुई, कैसी बीमारियां हुई, क्या क्या किया आपने, वगैरह वगैरह। और सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकते हम, जेनेटिकली, जेनेटिक डिस्पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में हमने कई बार देखा है कि किसी फैमिली में ट्यूबरकुलर हिस्ट्री है, तो बहुत लोग को ट्यूबरकुलोसिस है। डायबिटिक हिस्ट्री है, बहुत लोग को डायबिटीज है। हमने ऐसा देखा है कई फैमिलीज में हार्ट अटैक्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स है, पैरालिसिस है, कोई एक दो बीमारियां होती हैं जो फैमिली में चलती आती है, या किसी न किसी को हुआ होता है। आज अगर हम कैंसर की बात करें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो आगे आने वाली जनरेशन को कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। बट ये बात भी सच है कि कई बार हमने देखा है जिसको कैंसर होता है उसको पास में पूछेंगे तो 10 में से 5-6 लोग, 7 लोग तो बोलते ही बोलते हैं कि मेरे दादी को, दादा को, नाना को, नानी को, मौसा, किसी ना किसी को, मामा को, जो ब्लड रिलेशन में कैंसर था। तो पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, हम सब लोग, हम सब एक कोई ना कोई एक जेनेटिक मेकअप से पैदा हुए हैं। तो जो हमारे माँ बाप के जो अंश हैं वो सबका समावेश है हमारी बॉडी में। तो इसलिए कई बार हम बहुत प्रिकॉशन लेने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिस्पोजिशन, जो हमारा टेंडेंसी है, जो प्रेडिस्पोजिशन हम लेके पैदा हुए हैं, वो कभी भी एक्साइट हो सकता है। तो जो बातें हम कर रहे हैं हमें अपना ध्यान देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ऐसे ऐसे कई बार एग्जाम्पल आते हैं कि कोई बोलता है, कोई पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि मैंने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बुरा किया, बट मेरे साथ क्यों ये भयावह बीमारी हो गई। तो कई बार आपका फैमिली हिस्ट्री, आपका जेनेटिक मेकअप कारण हो सकता है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आपने फिर भी अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान दिया है, अगर नहीं दिया होता तो इससे बदतर सिचुएशन में हो सकते थे। तो पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखते हैं कई बार, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर बीमारियां हैं घर में, कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, दूर जाके। इसलिए पुराने जमाने में दूर जाते थे, कहीं और जाके करते थे शादी में। तो ये भी, और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज है जो एकदम क्लोज रिलेशन में शादी ब्याह करती हैं, आप देखोगे वहां पे वो बीमारियां घूमती हैं, वो जेनेटिकली घूमती हैं, वो ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। हेरिडिटरी फैक्टर जो मैंने बताया अभी आप, बहुत बार ये कारण है इमोशंस ना। इमोशंस क्या है, क्या क्या इमोशंस है हमारे पास? गुस्सा है, क्रो गुस्सा है, हेटरेड है, रिवेंज है नो, इरिटेबिलिटी है, डिससेटिस्फैक्शन है।
ये जो भी हमारा इमोशंस है ना, ये इमोशंस बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर सकता है। अभी कल ही मैंने एक बच्ची को देखा, 15-16 साल की बच्ची, सुसाइडल थी वो, सुसाइडल। और उसको अकेले में जब बात किया तो उसका सुसाइड करने का एक ही कारण था, मतलब उसने किया नहीं है बट उसको बहुत सारे थॉट्स आते हैं। 16 साल की बच्ची है। क्यों? क्योंकि घर में बहुत ज्यादा चिल्लाना, डांटना, वो उसको नहीं हजम हो रहा, क्योंकि वो उस चीज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हमने देखा है कई बार किसी के घर में डेथ हो जाता है, उसका जो दुख है, ग्रीफ बहुत ज्यादा हो जाता है। वो ग्रीफ ग्रीफ अगर रह जाए तो बीमारी पैदा कर सकती है। किसी के प्रति गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या लंबे समय तक रह जाए, वो बीमारी पैदा कर सकती है। बहुत ज्यादा एंजाइटी, एंटिसिपेशन, बहुत ज्यादा लोग एंशियस होते हैं किसी चीज के लिए, वो बीमारी पैदा कर सकती है। तो क्या हर इमोशंस खराब है जो हमको परेशान करते हैं वो बीमारी पैदा करेगी? नहीं। मैंने कहा ना, आपके बॉडी में एक तत्व है जिसका नाम है, एक हीलिंग एनर्जी है, वाइटल फोर्स है। वो फाइट करता है, वो अपना भरसक कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आज मैं कहीं गया और मेरे साथ किसी का कॉन्फ्रंटेशन हुआ और मैं बहुत ह्यूमिलेटेड या बहुत इंसल्टेड हुआ, फील हुआ मुझे। मुझे बुरा भले लगेगा, जरूर लगेगा, लगना भी चाहिए क्योंकि कॉमन है, वो तो होना ही चाहिए। नहीं लगेगा तो बीमार हो आप। बट हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो चला जाए, तो मैं ठीक हूं, मेरा वाइटल फोर्स ने काम किया। बट ऐसे कई बार देखा जाता है आदमी उस चीज पे अटक जाता है। हमने कई बार देखा है कि एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ, एक झगड़ा हुआ, किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। उसका चलना, बोलना, सोचने का तरीका, अंदर वो सब चीजें चेंज हो गई। उसी के बाद उसको आईबीएस हो गया, उसी के बाद उसको लिवर में अफेक्शन हो गया। ऐसे कई बार देखा गया है कि लिवर के जो इश्यूज होते हैं, कई बार इमोशन, ऐसा कहते हैं, इमोशंस रन थ्रू लिवर, गॉल ब्लैडर एंड किडनी। हमें लगता है कि ये इमोशंस कुछ बीमारी पैदा नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको एक हेल्प की जरूरत होती है। और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं जो ये अनवांटेड, अननेचुरल जो इमोशंस है, इसको काम करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए, इसको हार्मनी में लाने के लिए उपयोगी साबित हो। होम्योपैथी इस लेवल तक जाके काम करता है, इस डेप्थ तक जाके काम करता है कि जो इनविजिबल, जो हम बात कर रहे हैं ना, इनविजिबल, वो इनविजिबल, मुझे ऐसा लगता है वो इनविजिबल इतना डीप में जाके कोई भी पैथी नहीं समझता। एक होम्योपैथिक डॉक्टर हमेशा वो इनविजिबल चीज को ढूंढता है कि ये क्या है जो इनविजिबल इसको दिक्कत दे रही है और इसका कारण है। तो साइंटिफिक कारण हम बहुत बात कर सकते हैं, बट आज मैं आपको होम्योपैथी के हिसाब से एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन साइकी किस तरह से काम करती है और वो कारण को ढूंढना बहुत जरूरी। कभी आपने सोचा है कि 10 लोग जाते हैं पानी में भीगते हैं, एक कोई बुखार क्यों होता है? एक आदमी है जो उसको बार बार, मेरे पास एक पेशेंट था, उसे बार बार सर्दी होती थी, बार बार सर्दी, जब ठंडे में जाए बुखार हो जाए, ठंडा लग जाए, हवा लग जाए। काफी सारी दवाइयां वो ले चुका था, हमने भी कुछ दवाइयां दी थी। बट जब उसके पास्ट में हम गए तो हमें पता चला कि इनकी फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस बहुत लोगों को हुआ है। और फिर हमने उसके हिसाब से दवाई दी, उनका पूरा का पूरा कोराइजा, राइनाइटिस सब कुछ ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कई बार हमें जो दिखता नहीं है, हमें लगता है वो सच नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक एनर्जी है जो हाई टाइड और लो टाइड लाती है, आप बोलेंगे वैसा पॉसिबल नहीं है। आप जाइए समुद्र में, जब मून फेज होता है तो हाई टाइड, लो टाइड सब आपको दिखता है, बट वो एनर्जी नहीं दिखती है। बट आपको दिखता है मून फेज हुआ तो टाइड ऊपर गया, नीचे आया। कहाँ से हो रहा है? जब मून फेज नहीं है तो शांत है सब कुछ, कहाँ से आया? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस धरती पे जीवन को चलाती हैं, हमें दिखती नहीं, हमारे सेंसेस को दिखती नहीं, हमको समझ नहीं आता। और उसका ये मतलब नहीं है कि वो अस्तित्व में नहीं है। ये जो चीज अस्तित्व में है और जो हमें समझ नहीं आती, दिखता नहीं है, होम्योपैथिक डॉक्टर एक होम्योपैथिक प्रिंसिपल से उसी को ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर और होम्योपैथिक में पॉसिबल है। होम्योपैथिक कैसे हेल्प करेगा? कैसे हेल्प करेगा?
अगर अभी हमने जनरल बात की, अब मैं कैंसर के बारे में स्पेसिफिक बात करूं कि कई बार लोगों को सवाल होता है, जैसे कि आज ये जो मंच है, इस मंच से मैं कोई ग्लैमरस चीज बात नहीं कर रहा हूं, ना करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जिंदगी में भी कभी कैंसर को लेके कोई ग्लैमरस चीज बात मैं नहीं चाहता कि कोई भी करे। क्योंकि ये जो बीमारी है ना, बहुत ही रिजिड और बहुत तकलीफदायक बीमारी है। मैं कई सालों से, 1 दशक से ज्यादा हो चुके हैं मुझे इस बीमारी से जूझ इन पेशेंट से जूझते हुए। तो मैं जानता हूँ क्या तकलीफ होती है। एज अ फिजिशियन भी बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, और बहुत ज्यादा हमारा भी टर्मोइल होता है। तो मैं जानता हूँ कई केसेस में शायद हम भी नहीं हेल्प कर पाते, पर जब एक पेशेंट को जरूरत पड़ती है, डायग्नोसिस होता है, सो जो जो कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो करने के बावजूद भी कई बार वो और सॉल्यूशन ढूंढता है। उसकी फैमिली कुछ और सॉल्यूशन ढूंढती है कि ये तो हम कर रहे हैं, बट इसके साथ बहुत नुकसान भी है, हमको पता है इसके साथ बहुत नुकसान है, बॉडी खराब होगा, बॉडी डैमेज होगा, बहुत कुछ होगा, और गारंटी तो कहीं भी नहीं है। तो ऐसा हम क्या कर लें, कुछ और है क्या हमारे पास जो इस पेशेंट को और मजबूती दे और इसको अच्छा करे। तो होम्योपैथी हेल्प करता है। तो पहली चीज क्या करता है जिसमें आप होम्योपैथी ले सकते हैं? साइड इफेक्ट्स। साइड कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेडियोथेरेपी के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कई बार। रेडियोथेरेपी के बाद कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो नॉन हीलिंग अल्सर्स हो जाते हैं, बहुत पेनफुल कंडीशंस हो जाती है। अगर आपके पास कनेक्शन में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप उनसे कनेक्ट करिए, और प्रॉपरली उनके साथ आप मेडिसिन अपने कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ले सकते हैं, और आपको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे पास बहुत टेस्टिमनीज हैं जहाँ पे हमने साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स के काफी कम किए हैं, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ के और भी ट्रीटमेंट्स ले सका। मेन काम, जो मेन स्तंभ है होम्योपैथी का, वो है बिल्डिंग इम्यूनिटी। सारा कुछ इम्यूनिटी पे डिपेंड है। तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं, आप आपका होम्योपैथी दवाई कैसे ठीक करता है पेशेंट को? तो मैं कहता हूँ हमारा होम्योपैथिक दवाई ठीक नहीं करता। आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आप उसे इम्यूनिटी बुलाओ, आप उसे वाइटल फोर्स बुलाओ, एक एनर्जी बुलाओ, हीलिंग एजेंट बुलाओ, जो बुलाना है बुलाओ, वो आपको ठीक करता है, वो आपको बीमार करता है। सो होम्योपैथी क्या करता है? होम्योपैथी उस ताकत को ताकत देता है, उसको ताकत प्रदान करता है, उसको और मजबूत करता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी जैसे बढ़ेगी, उसके बाद आप देखोगे कि आपका बॉडी खुद फाइट करता है। कैसे फाइट करेगा? वो लॉ ऑफ क्योर दिखता है। लॉ ऑफ क्योर, डिस्चार्जेस बाहर आने लगते हैं, अंदर से बाहर बॉडी फेंकने लगती है चीजों को, ऊपर से नीचे चीजें होने लगती हैं। हमने कई बार, मैंने कितनी बार मैंने इस चीजों को मेरे प्रैक्टिस में देखा है। दवा देने के बाद किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कान से डिस्चार्ज होने लगेगा, नाक से डिस्चार्ज होगा, स्किन पे कुछ आ जाएगा। हम उसको नहीं दवाई देते, फिर उसको बहने देते हैं कई बार, और वहां से ही वो इम्यूनिटी उसकी बिल्ड होती है। क्योंकि जो मैंने लॉ ऑफ क्योर समझाया था ना आपको, बॉडी इसी तरह से काम करती है। कई बार दवा देने के बाद बुखार आ जाता है, तो लोग कहते हैं जड़ से निकाल रहे हैं। जड़ से नहीं निकाल रहे हैं, वो लॉ आपका बॉडी का लॉ है। वो बॉडी जब ठीक होगा तो ऐसे ही ठीक होगा ना। बॉडी में जो टॉक्सिन है, जब मेरा बॉडी समझो बीमार है, जो मेरे बॉडी में टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स कहाँ निकलेंगे? जब मैं ठीक हो रहा हूँ, ड्रेनेज तो होना चाहिए ना। आपका किचन है, आपका बाकी चीजें, जब आप गंदी चीजें ड्रेनेज साफ करते हो, ड्रेनेज तो होता है कि नहीं होता है? वो ड्रेनेज को ही हम ब्लॉक कर देते हैं। तो लॉ ऑफ क्योर जो लाइफ का है, वो क्या करता है? आपकी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम खोल देता है, और कई बार चीजें बाहर आती हैं। वर्क्स इन हार्मोनी विथ लॉ ऑफ क्योर। जो आपका लॉ ऑफ लाइफ है, उसकी हार्मनी, उसके साथ साथ काम करता है होम्योपैथिक मेडिसिन, कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करता। इसीलिए अब जैसे मैंने कहा कि किसी को सर्दी है, किसी को डायरिया है, किसी को स्किन पे है, तो कोई सवाल मुझे पूछ सकता है, आप कह रहे हो इसका मतलब दवा नहीं खानी चाहिए हमने इन बीमारियों के लिए? नहीं, खानी चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी जो लॉ ऑफ क्योर है, लॉ ऑफ लाइफ है, उस सिद्धांत के साथ मिलकर बीमारी को ठीक करता है। वो किसी डिस्चार्ज को बंद नहीं करेगा, वो किसी एक्सटर्नल जो आपके बॉडी में आया उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी इम्यूनिटी को, आपके वाइटल प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करेगा और आगे भेजेगा।
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे कहते हैं पेलिएशन कैंसर्स में। ये एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत जरूरी चीज है। पेलिएशन का मतलब है कि कोई बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें क्योर नहीं हो सकता, नहीं ठीक कर पाते हैं। तो उसमें हम पेलिएशन करते हैं। तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे एंड स्टेजेस पेशेंट हैं जहाँ पे पेन किलर्स दिए जाते हैं, मॉर्फिन दिया जाता है। बट ऐसा भी होता है कई बार मॉर्फिन पेन किलर्स देने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं होता। इसे कहते हैं पेलिएशन। मतलब उसमें क्लियर कट डॉक्टर्स का, मेडिकल साइंस का क्लियर होता है गोल कि हम इस पेशेंट को बचा नहीं सकते, कितना बीमारी इसका दवा से हम इसको आराम दे सकते हैं। इनफैक्ट कैंसर सेंटर्स में पेलिएशन का एक अलग सेंटर होता है, एक अलग डिपार्टमेंट होता है। होम्योपैथी कैन डू वन ऑफ द बेस्ट पेलिएशंस। आप जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए, कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लीजिए, बट किसी होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर से कनेक्ट करिए। और आप देखोगे हमने तो कितने पेशेंट्स हैं जिनको हेल्प किया है। होम्योपैथी हम नहीं हेल्प करते, होम्योपैथिक साइंस हेल्प करता है। बहुत बार वो जो तकलीफ है, वो जो बहुत सारी जो एंड स्टेज में दिक्कतें होती हैं, उसको कई हद तक मैं कहता हूँ पेलिएशन हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत बढ़िया। तो ये कुछ 4 तरीके हैं जिस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है। अभी पेशेंट की टेस्टिमनी हम अपने टॉपिक के एंड में आए हैं। पेशेंट की काफी टेस्टिमनी है हमारे पास, बट इस वक्त मैं ज्यादा टेस्टिमनी इस सेशन में नहीं करूंगा क्योंकि पहले सेशन में हम काफी टेस्टिमनीज कर चुके हैं। आज का मेरा पूरा गोल ये था कि मैं किस तरह से अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और पेशेंट्स को ये समझा सकूं कि लॉ ऑफ क्योर के बारे में समझे। अपने बॉडी में, जैसे हम कहते हैं ना, बिकम कॉन्शियस ईटर, खाने में हमको कॉन्शियसनेस लाना है, वैसे हमें अपनी बॉडी को सुनना है। जिस दिन आप अपनी बॉडी को सुनने लगेंगे और बीमारी को दबाएंगे नहीं, उसका सही इलाज करेंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। सो एक पेशेंट टेस्टिमनी आपको दिखा रहा हूं मैं। ये सीए लंग ओल्ड पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है। इनका थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। इनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा था जब मेरे पास आए थे ये। तो 2-3 चीजें हो गई। जब मेरे पास ये आए थे तब इनको खांसी बहुत आ रही थी, बहुत कफ। इनका कीमोथेरेपी वगैरह सब साइकिल्स चल रहा है, बट पेलिएशन मतलब पेलिएटिव केयर है इनका चल रहा है, ऐसा लिखा था उसके ऊपर, जो भी है। तो मुद्दा ये था कि जब मेरे पास ये आए थे तो इनका कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू हो था, बाकी चीजें भी चालू थी, पर इनकी खांसी नहीं जा रही थी। और खांसी नहीं जा रही थी मतलब बहुत खांसते थे, बहुत दिन रात खांसते रहते थे, और बलगम निकलता था। और बलगम बहुत ऐसे चिकट चिकट, ऐसा लंबा लंबा खींच खींच के निकालना पड़ता था। मतलब बहुत इन्फेक्टिव पैथोलॉजी था अंदर। और उसके लिए भी वो ले चुके थे मेडिसिन, एलोपैथिक दवाइयां ले चुके थे, कुछ और भी मेडिसिन ले चुके थे, बट ये आराम नहीं होता। अब देखो, एक तरफ तो कैंसर है, एक तरफ बाकी इम्यूनिटी उनका वीक हो जाए, ऊपर से ये कफ। तो वो मेरे पास सिर्फ इसलिए आए थे कि आप मेरा खांसी दूर कर सकते हैं। तो मैंने उस हिसाब से इनको ट्रीटमेंट देना चालू किया। बट उसके बीच में क्या हुआ, उसके बीच में इनका बड़ा बेटा जो है 18-19 साल का, वो सडनली एक्सपायर हो गया कुछ सिचुएशन की वजह से। दे लॉस्ट द किड। और उसका जो दुख है वो इतना ज्यादा हो गया इनके ऊपर। मैंने दवा चालू की, 1-2 फॉलोअप्स हुए, इनका कफ वगैरह सब ठीक हो गया था। उसके बाद इन्होंने आना बंद कर दिया। तो हमारे सेंटर से फोन गया कि कहाँ पे हो आप। तब हमें मालूम पड़ा कि ऐसा हादसा इनके साथ हुआ है। अब सोच के देखिए, ओल्ड एज में बेटा का ये हालत। ये पूरी तरह से ग्रीफ में थे, अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था, बाहर निकलते नहीं थे, उठते नहीं थे। तब जब हमें पता चला तो मैंने फिर उनको उस चीज की भी दवाई दी। और वो दवा जो मैं बता रहा था आपको, इमोशंस, राइट, एक लेवल के बाद इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते और वो भी बीमारी पैदा करती है। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ने इनको बहुत हेल्प किया। अफकोर्स जो दुख तो रहेगा ही, बट कभी ना कभी दुख से बाहर भी तो निकलना होगा। और कई बार जब हम नहीं निकल, बड़ी बीमारी पैदा करती है, वो खुद ही एक बीमारी। सो होम्योपैथिक मेडिसिन ने उनका दुख भी बहुत कम किया, अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। तो एक छोटा सा टेस्टिमनी आपको, जो जो मैंने अभी तक बात की, आप इस टेस्टिमनी में देख सकते हैं।
सो विवेकानंद जी, जी आपका नाम विवेकानंद है, राइट? जी जी विवेकानंद सिंह। जी तो अभी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है सर। आपका दवाई से दवा से ठीक है? आप 8 तारीख को आए थे ना, 8 जनवरी को पहली बार मेरे जी, पास आए थे। जी। और आपका जो मेन कंप्लेंट है, आपका मेन बीमारी क्या है बताइए? बालगम जो गिरदा था ना नहीं नहीं, कैंसर कौन सा है? कैंसर लंग्स का। लंग्स का कैंसर है। जी दाएं साइड बाएं साइड? जी हम नहीं कह सकते। अच्छा, लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो जब मेरे पास आए थे तो मेन दिक्कत क्या थी आपकी सबसे ज़्यादा? खांसी, अब मुंह से ब्लड आता था और लार की तरह गिरता था। यही, अब भूख कम लगता था। वो क्या गिरता था लार की तरह? ऐसी मुंह से मतलब खांसते थे ना तो गिरते रहता था, कभी कमता ही नहीं था। लेकिन वो आपका दवाई से सारा हमको बहुत की कुछ है ये नहीं। कब गिरता था? सुबह, दोपहर? सुबह सुबह, शाम का भी, शाम के भी, जब भी हम जब भी खाते दोपहर का भी हाँ। खांसते थे तो उनका ही लाड़े वो कैसा गिरता था लार? एकदम ऐसे पानी- लगता, ऐसे टूटता ही नहीं थे। एक धागे की तरह हाँ हाँ लटका रहता हाँ, था, लटका ही रहता। स्ट्रिंजी। जब तक उनको रोपी। पूछते थे नहीं तब तक वो वैसा पोंछ के निकालना पड़ता था। हाँ। कैसे ऐसे? जी। ऐसे हो कमरे से या कुछ से वो उनको निकालना पड़ता था, वो अच्छा, तो वो कम है ना? मेन बहुत तकलीफ थी ना उसमें। बहुत तकलीफ और कीमो रेडिएशन तो आपका चालू ही था चालू था, सब तो दिन आने के पहले ही। हाँ हाँ हाँ। फिर भी आराम उससे तो नहीं हो रहा था। नहीं नहीं अच्छा, बाकी आपका जो मन, जो दुख, जो घटना भी घटी आपके साथ और दुख भी बहुत था, तो उसमें भी कैसा है? कुछ आराम है? वो आराम है। आराम है कैसे बोल सकते हैं? जी कैसे बोल सकते हैं कि आराम है? ये इनको सब दिक्कत पहले होता था सर, बहुत दिक्कत की। रेडिएशन केमो होते तो वो चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते, दर हिचकी होता था, वो कम गया, वो नहीं हो मैंने बहुत कमा। अच्छा, जैसे अभी रेडिएशन के लिए भी एक दवा दी थी मैंने, रेडिएशन हाँ, बिफोर हाँ। आफ्टर, हाँ, तो वो भी हाँ। रेडिएशन का साइड इफेक्ट भी कम है उसका। बहुत कम, बहुत ज्यादा। अच्छा, और मन मिजाज अभी कैसा है? क्योंकि वो घटना भी घटी उसके बाद मन मिजाज ठीक है सर, लेकिन कभी कभी याद आता है। वो तो आएगा ही, दुख तो रहेगा ही। वो बट थोड़ा आप कह रहे थे ना, दुख मैं अभी झेल पा रहा हूँ, क्या झेल पा रहा हूँ। दवा से क्या फर्क पड़ा आपको? ये मतलब सहूलियत में कुछ हम जरूर हैं सर, जो है। वो सबके अंदर से मिल रहा है दवा शक्ति से। मिल रहा है। अच्छा, और उसका क्या परिणाम हुआ था? आपने कहा ना आपका चलना रुक गया था, खाना रुक, वो सब बताइए क्या क्या हुआ था तो खाना तो मतलब खाने का इच्छा नहीं करता। दुख के वजह से? हाँ। दुख की वजह से क्या हुआ था? खाना कम हो गया था और खाना कम हो गया था। और मतलब लगता था कि कानते रहें, सो रहे, क्या करें? रोते रहें, रोते रहें और सो जाएं, किसी से बोले नहीं। बोले नहीं। और चलना फिरना? चलना फिरना तो चल भी नहीं करते थे सर, मतलब लगता आप बोले था- ना हिल जाते थे, हाँ हिल जाते थे, वो तो हिल, ऐसे ऐसे थरथरा बढ़ रहा है। थरथरा जाते थे। इधर के इधर हो। तो वो अभी कैसा है उसमें? सब उसमें भी चलना ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ा अभी है। आराम। हाँ। खाना पीना? खाना पीना तो मतलब बढ़िया से खा लेते हैं। रुचि खाना खा रहे हैं? हाँ, भूख लग रही है? हाँ, हाँ। भूख लग रही है, अच्छा, भूख लग रही है। और अकेले रहना, चुपचाप रोते रहना, वो सब कैसा है अभी? उसमें भी सुधार है। बाहर निकल रहे हैं, बातचीत कर रहे हाँ हैं, हाँ मिल रहे हैं सब? हाँ हाँ अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। क्या लग रहा है अभी? और ठीक होएंगे कि नहीं? हाँ, ठीक हो जाएंगे। ये बोले कि पहले दिखा लेती हूँ, हम अब ठीक हो जाएंगे। हमको चलिए। इस पर सर मतलब ऐसा मतलब क्या कहें, बहुत भरोसा रहता है होम्योपैथी। अंग्रेजी पर हमको भरोसा नहीं है सर, मतलब एक बीमारी छुड़ा देगा तो एक बीमारी पैदा कर देगा, लेकिन ये जो है तो जड़ से उखाड़ देता है। ये हम जो जानते हैं आप हम- जरूर ठीक होएंगे, जरूर ठीक होएंगे। हाँ, सिर्फ टच में रहो और दवा बराबर से लगातार लेते रहो। तो अभी आपका रेडिएशन खत्म हो गया? हाँ, रेडिएशन ये ठीक तो होगा। फिर 3 महीना के बाद कहीं 3 महीने के बाद मार्च स्टार्ट। में। ठीक है, उसके लिए भी हम आपको मेंटेन करेंगे। और एक इंजेक्शन कीमो का चालू है ना, जो महीने में एक बार देते हैं, एक बार, उसी के लिए आप आए हो अभी। हाँ, आज वही की कहाँ रहते हैं आप? नाई गाँव बसे के पास है, नाई गाँव बस। ना गांव की? बिहार से। आप बिहार से हो ना? बिहार से, पटना। बिहार से। पटना से। और सो विवेकानंद जी, तो ये एक छोटा सा टेस्टिमनी था आपके लिए, एक ग्लिम्स दिखाने के लिए कि होम्योपैथी किस लेवल पे काम कर सकता है। बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारे कारण हैं जो हमने बात की अपने सेशन में। वो सारे कारण वो होम्योपैथिक मेडिसिन टच कर सकता है। तो एक छोटा सा टॉक था आज, अवेयरनेस, आज कैंसर डे है, इसको हम अच्छे से समझें और इसको स्प्रेड करें।
ताकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। एक सबसे अच्छी बात पता है इस वक्त क्या है कि हमारे इतने अच्छे होम्योपैथी इस वक्त इंडिया में इतना अच्छा है, इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ रहते हैं शायद आपको वहीं पे लोग मिल जाए, ना मिले तो ऑनलाइन आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो और अपना ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। तो आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉ ऑफ क्योर की बात जो हमने करी, अपने बॉडी को समझिए और सही इलाज करिए, सही डॉक्टर के साथ मिलिए। और अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो हमारी पूरी टीम आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। यहाँ मैं अपना सेशन एंड करूँगा। कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बात करनी है तो बात भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।